आज हम कुंवर नारायण और उनकी कविता कविता के बहाने पढ़ेंगे। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर सन 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आकारों के आसपास जो एक कहानी संग्रह है, आज से पहले और मेरे साक्षात्कार। उन्हें कुछ पुरस्कार भी मिले, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो हिंदी साहित्य का बहुत ही सम्माननीय पुरस्कार माना जाता है। न जाने कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास से ही काव्य लेखन की शुरुआत की और उन्होंने कविता के अलावा चिंतनपरक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर भी अपनी समीक्षाएं लिखी। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं, यानी कि वह विभिन्न भाषाओं में और अलग अलग विषयों पर विविधता के साथ, अलग अलग वैरायटी के साथ कविताओं को लिख सकते हैं। यहाँ पर जो आपके सामने दी गई है वह है कविता के बहाने, जो इन दिनों जो उनका संग्रह है, इन दिनों के नाम से संग्रह है, उससे ली गई है। कविता के बहाने कविता जो है उसमें कवि ने कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर दिया है। उनका कहना है यह कविता जो है वो एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। तो उन्होंने चिड़िया के माध्यम से, फूल के माध्यम से प्रकृति का चित्रण किया है, तो दूसरी तरफ उन्होंने बच्चे के माध्यम से भविष्य की ओर भी संकेत किया है। कवि कहते हैं चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने का भी एक समय है और उसकी परिणति निश्चित है कि वो मुरझाएगा ही मुरझाएगा, लेकिन बच्चे की कोई संभावना नहीं है, उसकी सीमा नहीं है, वो अपरिमित है, उसके सपने अपरिमित हैं, असीमित हैं, उन्हें हम किसी सीमा में बांधकर नहीं रख सकते हैं। जिस तरह से बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता, बच्चा खेलता है तो खेलता जाता है, उसी तरह से कवि की भी कल्पना का कोई सीमा नहीं है, कोई उसका बंधन नहीं है। वो अगर लिखने चाहता है तो किसी भी विषय में कितना भी कैसे भी लिख सकता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कविता के बहाने के माध्यम से कवि ने कविता को बच्चे के साथ समानता बताई है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता ही खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो आइए अब हम समझते हैं इस कविता को। कविता के बहाने यानी अर्थात कविता के बहाने से, कविता के माध्यम से कवि आपको कल्पना, रचनात्मकता, सृजनात्मकता के बारे में बता रहे हैं कि जो लोग सृजन करते हैं, चाहे वे कला प्रेमी हों, चाहे वो साहित्य प्रेमी हों, चाहे वे चित्रकार हों, चाहे वो संगीतकार हों, जो लोग भी कला से जुड़े हैं, साहित्य से जुड़े हैं, जो भी अपनी कल्पना से कुछ करते हैं, वो कैसे हैं और वो कैसे काम करते हैं, उनकी क्या सीमाएं हैं, क्या उनकी परिणति है, क्या उनका अंत है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, तो
कविता के माध्यम से कवि जिस भी सृजनात्मकता के बारे में, रचनात्मकता के बारे में बता रहे हैं, तो कवि कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जिस प्रकार से चिड़िया उड़ती है उसी प्रकार से कवि की कल्पना भी, कवि की जो कविता है उसके भी शब्द हैं, वो कल्पना के सागर में, कल्पना के आकाश में उड़ते हैं, उसमें भी पंख लग जाते हैं। कविता की उड़ान भला चिड़िया का क्या जाने। लेकिन अगले ही पल कवि समझाते हैं कि नहीं, कविता को चिड़िया के साथ भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। क्यों? कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। क्यों कवि अब अगले ही पल बदल जाते हैं, अपना विचार बदल देते हैं कि कविता को चिड़िया के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि चिड़िया का क्या है कि वो जाएगी अपने गंतव्य तक, अपना घोंसले में और अपना दाना दुनका चुन करके शाम को अपने नीड़ में, अपने घोंसले में वापस आ जाएगी। अर्थात उसकी एक सीमा है, उसके लिए एक बंधन है कि वो जाएगी, जितना चाहे उड़ेगी, लेकिन एक समय के बाद वो अपने नीड़ में, अपने घोंसले में, अपने स्थान पर वापस आ जाएगी। परंतु कवि की कल्पना, उसका कोई स्थान नहीं है, उसका कोई नीड़, कोई घोंसला नहीं है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर यानी कवि जो बाहर देखता है उसको देख करके उसके भीतर जो मन में मनोभाव उठते हैं, जो उल्लास उठती है, जो भावनाएं उठती हैं, और फिर जब उन भावनाओं को वो शब्दों से उकेरता है तो उसकी कोई सीमा नहीं रहती है। इसलिए कवि कहते हैं कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अर्थात कविता में जो पंख लगे होते हैं वो चिड़िया के पंख के जैसे नहीं होते हैं। चिड़िया जो है वो कवि की कल्पना को, कवि की उड़ान को नहीं समझ सकती है। अर्थात कवि की कल्पना चिड़िया की उड़ान से भी ऊपर होती है। अगला वो देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अब अगले प्रसंग में कवि कहते हैं कविता खिलना है फूलों के बहाने। अब कवि कविता को फूलों के साथ उसकी समानता बताते हैं कि जिस प्रकार से फूल खिलता है उसी प्रकार से कविता भी खिलती है। खिलती है मतलब जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है वो और ज़्यादा परिष्कृत, और ज़्यादा शुद्ध, और ज़्यादा सुंदर होती जाती है। और इस तरह से जिस तरह से फूल सुंदर होता जाता है, उसमें महक आती है, उसमें सुगंध आती है, वैसे ही कविता भी अपने रस को, अपने ओज को, अपनी वाणी, अपने शब्दों के मेल से, अपनी भाषा से और ज़्यादा सुंदर, परिष्कृत और अच्छी होती चली जाती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब पिछले पद की तरह इस पद में भी कवि ने फिर कहा है कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फिर उन्होंने अलग कर दिया है कि कविता को फूल के साथ नहीं रखा जा सकता। क्यों? बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। अर्थात फूल का क्या है, फूल खिलता है और खिलता है और उसके बाद कुछ समय के बाद, एक दिन में, शाम तक, कुछ घंटों बाद वो मुरझा जाता है और उसकी सुगंध फैलती है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी सुगंध भी ख़त्म हो जाती है। परंतु कविता का क्या है? कविता का खिलना बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। यानी कवि बाहर जो कुछ देखता है उससे उसके भीतर, उसके मन के हृदय में, उसके मन के भीतर जो उद्गार उससे उत्पन्न होते हैं, जो भावनाएं आती हैं, जो विचार आते हैं, जो सोच उसके सामने आती है, जिसे वो शब्दों के माध्यम से, अपनी लेखनी से अलंकृत करता है, जिसे रचता है, लिखता है,
वो बिना मुरझाए महकती है। बिना मुरझाए अर्थात कवि की कविता कभी नहीं मुरझाती, वो कभी नहीं पुरानी होती। वो जब जब पढ़ी जाती है, जितनी बार पढ़ी जाती है, वो और ज़्यादा रसमय, और ज़्यादा ओजमय, और भी ज़्यादा अधिक सुंदर, परिष्कृत और ज़्यादा भावनात्मक हो जाती है। अर्थात उसकी सुंदरता बढ़ती ही जाती है, फूल के समान वो मुरझाती नहीं है। तो यहाँ पर कवि ने कविता को फूल से भी ऊपर रखा है। अंतिम पद है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अंतिम पद में कवि क्या कहते हैं, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब बच्चे क्या हैं? भविष्य का प्रतीक। बच्चे भविष्य का प्रतीक हैं, तो कवि ने कविता को भविष्य के रूप में देखा है, भविष्य के प्रतीक के रूप में देखा है। जिस प्रकार बच्चा भविष्य के लिए नित नए सपने देखता है, स्वच्छंद गति से खेल खेलता है और उसके खेलों की कोई सीमा नहीं होती, कोई अंत नहीं होता। वो स्वयं भी कितने ही खेलों की रचना कर लेता है जो उसने कहीं नहीं देखे, बस अपने मन में विचार आते हैं और वो एक नया खेल खेलना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से कवि कहते हैं कि जो कविता है, जो कवि है, वो भी अपने शब्दों से कविता का खेल खेलता है। उसको भी बच्चे के समान भविष्य के बारे में या भविष्य को लेकर बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारी सोच विचार उसके दिमाग में आते हैं, जिससे वो अपने शब्दों को वाणी देने के लिए तैयार हो जाता है। यह बाहर भीतर यह घर वह घर, जिस प्रकार से बच्चा बाहर भीतर घर के कभी बाहर रह जाता है, कभी भीतर रहता है, कभी वो इस घर जाता है, कभी उस घर जाता है, यानी कि उसके लिए कोई बंधन नहीं होता है कि कहाँ उसको बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है। उसी प्रकार से और सब घर एक कर देने के माने, यानी सभी घर उसके लिए एक घर होते हैं, उसका कोई अपना या पराया घर नहीं होता। उसी प्रकार से कवि के लिए भी ये जो दुनिया है उसमें कोई अपना या पराया नहीं होता, सभी एक होते हैं। वह सभी को अपना घर, अपना स्थान समझता है और सभी के प्रति एकता का, अपनेपन का भाव रखता है। तो उसका जो मन होता है वो उतना ही कोमल होता है जितना एक बच्चे का होता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। जिस प्रकार से सभी घर एक कर देने या अर्थात सभी घरों में खेलने, दौड़ने, भागने, बातें करने, खाने पीने की कोई बंधन बच्चे के सामने नहीं होता, उसी प्रकार से कवि के सामने भी कोई सामाजिक ऐसा बंधन नहीं होता कि वो कहाँ नहीं जा सकता। वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी बैठ सकता है और उसकी कविता की कल्पना भी अपना उतना ही असीमित विस्तार पाती है। उसका कोई सीमा का बंधन नहीं है। उसको हम किसी भी परिवेश में या किसी भी प्रमाण में बांधकर नहीं रख सकते हैं। इस तरह से कवि ने कविता के बहाने के माध्यम से ये बताया है कि जो भी रचनात्मकता है, जो भी सृजनात्मकता होती है, वह एक बच्चे की भांति नित नए सपने संजोती है और आगे बढ़ती है, नित नए सपने संजोती है और आगे बढ़ती है। इस तरह से कवि ने कवि की कल्पनाशीलता, उसकी रचनाधर्मिता के बारे में बताया है। इसमें भाषा एक सरल साधारण भाषा का प्रयोग हुआ है। संगीतात्मकता है, बहाने, जाने, माने, जाने। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि एक साधारण शब्दों में बहुत सरल भाषा में कवि ने अपनी कविता को कितने सुंदर ढंग से अपना जो कवि कहना चाहते हैं उसे उन्होंने सब तक, अपने पाठकों तक पहुंचाया है। धन्यवाद।